अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आपको हम खुशामदीद कहते हैं और हफ्ते के इस आगाज़ के साथ और इस अच्छी खबर के साथ कि फाइनली एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बेहतर हो गया है। स्मॉग जो बुरी तरीके से लाहौर को, पंजाब को अपनी लपेट में लिया हुआ था, मसनूई बारिश हुई है लाहौर में तकरीबन 15 से 20 मकामात पर। उसके बाद आज सुबह जब ऑफिस आ रहे थे तब लिटरली फॉग पता चल रहा था कि स्मॉग नहीं है, दिस इज़ फॉग। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है कि ये जो मसनूई बारिश हुई है मुल्की तारीख में पहली बार, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ पाकिस्तानी सरकार का। यूएई के ताउन से मुफ्त मसनूई बारिश की गई और ये बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है। गो के स्मोक उस तरीके से उसकी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है, बट फिर भी स्मोक के बादल छटे हैं। 10 इलाकों में ये मसनूई बारिश की गई है और पंजाब हुकूमत के मुताबिक फ्लाइट में फ्लेयर्स फायर किए गए थे जो कि शाहदरा और मुरीदके के करीब फायर किए गए थे। exactly. और उसके रिजल्ट के बाद अच्छा, मैं जब बाहर निकला ना, मुझे ये लगा कि ये शायद नेचुरल बारिश हो रही है। अच्छा, बाद में आगे आइडिया हुआ कि ये तो मसनूई बारिश हो रही है। अच्छा, इससे पहले चाइनीज़ जो इन्वायरमेंटिस्ट्स थे वो भी थे यहाँ पर, और फिर उसके बाद यूएई में चूँकि मसनूई बारिश बहुत ज़्यादा की जाती है तो फिर वहाँ से जो इस चीज़ के एक्सपर्ट थे जो कि मसनूई बारिश बरसाने में मदद कर सकते थे, फिर उनको बुलाया गया। फिर उसके बाद भी पता है, हम इस स्टोरी को हाईलाइट करते रहे तो बाद में पता चला कि बादलों में भी तकरीबन 70% पानी का तनासुब होना चाहिए है। उसके बाद जाकर ऐसा होता है कि बादल बरस करते हैं और बारिश होती है या मसनूई बारिश हो सकती है। लेकिन हमारे स्मॉग की वजह से इतना गंद था और बादलों में पानी का तनासुब भी बहुत कम था, जिसकी अच्छा, वजह मेरा से ख्याल है कि डिले हुआ, बट बहुत अच्छा हुआ है। वैसे दुनिया के कई ममालिक में ये होती है आर्टिफिशियल रेन, और पाकिस्तान में पहली बार हुई है। बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है, वरना इस स्मॉग ने हर घर के अंदर कोई ना कोई शख्स बीमार कर रखा था। गला खराब, आंखों में इचिंग, जलन और उसके अलावा क्या कुछ था। बट फिर भी अभी बहुत सी चीज़ें हैं, ये इनफ नहीं है लेकिन अभी उसके लिए यही बहुत से इकदाम हुकूमत को मजीद करने की ज़रूरत है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इकदाम हैं। हाँ। वो कोई अगर आगे इलेक्शंस होते हैं, नई हुकूमत आती है, तो पहली या 2 से 3 जो उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ होंगी ना, स्मॉग उसका मेन फैक्टर होना चाहिए। एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज, एग्जैक्टली, ये मेन फैक्टर होना चाहिए है। और सेकेंडली ये हर बार ऐसा नहीं है कि आपको मसनूई बारिश करके तो बारिश बरसाई जाएगी तो उसके बाद शायद मौसम बेहतर होगा और स्मॉग कम होगी। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इंतजाम करने होंगे। अब स्मॉग की बात करते, डस्ट की बात करते, इवन बात करते करते आपको छींकें आती हैं, इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। जब मैं सुबह ऑफिस आ रही होती थी, लिटरली मेरी आंखों में जलन इतनी हो रही होती थी, पानी इतना निकलता था। अच्छा, ये अजीब बात है, आंखों में ड्राइनेस होती है और ड्राइनेस के साथ पानी आंखों से बाहर आता है और होती ये अजीब बात नहीं है, स्मोक के असरात हैं। नहीं, वो ड्राइनेस से पानी नहीं आना चाहिए, लेकिन ड्राइनेस से जब आप ये सबकी आंखों में ये होता है, आपके साथ मेरे साथ स्पेशल कुछ स्मॉग ने मुझे जितना डिस्टर्ब किया, मेरा कोई पर्सनल इशू चल रहा है जी, मुझे स्मॉग ने बहुत डिस्टर्ब किया। बट फिर भी ये चीज़ें हमें बहुत सी एहतियात करने की अभी भी ज़रूरत है। मसनूई बारिश हुई है, लेकिन ये सिर्फ आपको पता है लाहौर के 10 इलाकों में हुई है जी, तो अभी भी हमें उसी तरह एहतियात करने की ज़रूरत है। बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो इन छुट्टियों में खुदारा आप घरों में रहें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना भी है तो कम निकलें। ये नहीं कह रहे कि हम मुकम्मल तौर पे आप घर में अपने आप को कैद करके बाउंड करके बैठ जाएं, बट ज़्यादा ना निकलें। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, स्मोक ख़ासतौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बच्चों की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो इसमें हमें थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बट हम पंजाब हुकूमत को हैट्स ऑफ टू पंजाब गवर्नमेंट के जिसने मुफ्त के अंदर ये मौसमी बारिश करवाने का, बारी मुफ्त में हुए, नेक्स्ट टाइम अगर आपको चलो जो भी है, लेकिन बट एक हिकमत अमली है ना, अच्छी है कि बगैर किसी हुकूमती रियासती वसाइल के आपने मौसमी बारिश की और बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है। तो अल्लाह करे आगे भी तजुर्बे होते रहें और स्मोक से हमारी जान छूटे। हाँ, एक तजुर्बा तो स्मोक का किया गया है, दूसरा तजुर्बा ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जा रहा है। भला क्या तजुर्बा नहीं था, वो नालायकी हमारी नाकामी, और ये तजुर्बा हमारा पिछले 25-30 साल से हो रहा है, से चल रहा है। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान के साथ जो टेस्ट सीरीज जारी है, पाकिस्तान ने क्या उम्दा किस्म की नाकिस परफॉर्मेंस पेश की है, तारीखी मिसाली। अच्छा, किसी एक फॉर्मेट में हो ना, बैटिंग अच्छी की हो, चले कहते हैं कि बॉलिंग नाकिस थी, लेकिन बैटिंग हमारी बहुत अच्छी थी। अच्छा, बैटिंग बॉलिंग दोनों नाकिस थी, फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी थी,
ना बैटिंग, ना फील्डिंग और ना ही बॉलिंग। अच्छा, ना इन हमारा तीनों में हमने हाँ। जितनी हम बुरी परफॉर्मेंस दे सकते थे ना, वो हमने दी है। इससे ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। ना हमारा मिडिल ऑर्डर चला, ना हमारे जो ओपनर्स थे वो चले, कुछ भी अच्छा बॉलर्स थे तो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर नहीं सके। बड़ी वैसे दुख की बात है। और फिर हम लोगों ने अपना बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन उतार के भेजा था कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। एटलीस्ट आप जीतने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके साथ फाइट तो इस किस्म की करें ना कि पता चले कि टो टू टो एक मुकाबला चल रहा है और एक्साइटमेंट बाकी रहेगी। लेकिन कमाल है जी, ना हम कुछ अच्छा ट्विटर पर मैं देखती रही हूँ, ट्रेंड चलते रहे, कभी बाबर आजम के चल रहा है ट्रेंड, कभी शान मसूद का चल रहा है, फिर हमारे जो सरफराज था उसका भी ट्रेंड चलता रहा। खाली ट्रेंड में ही हम उनको हीरो बनाते रहे हैं, वैसे परफॉर्मेंस में तो कुछ नहीं है। पीजे मीर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पीजे सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट सीरीज जारी है, हम तो क्या ही बात करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें? कौन कोई एक जो खेलने के मूड से गया हो? ये लफ्ज इस्तेमाल किया था फिजा कि इनका मिडिल ऑर्डर नहीं चला, ये लोअर ऑर्डर नहीं चला, इनका ऑर्डर ही नहीं चला। छोड़ दे आप मिडिल और लोअर और टॉप, ऑर्डर ही नहीं चला इनका। और इन्होंने कोई रेजिलियंस नहीं दिखाई। देखें, आप देखते उस्मान ख्वाजा को किस तरह उसने रेजिलियंस बैटिंग की है फॉर हिज 90, एंड आई थॉट दैट वाज अ क्रेडिबल थिंग, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, उसको तंग किया है, लेकिन वो खड़ा रहा है। ये लोग खड़े नहीं हुए। अब इनको बाउंसी विकेट्स मिली हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूं कि यहाँ भी तुम बाउंसी विकेट्स बनाओ, ताकि जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो वहां तुम compete कर सकते हो। अब पर्थ है दुनिया की विकेट, इट इज द फास्टेस्ट विकेट इन द वर्ल्ड। और वहां आपने देखा कि डेनिस लिली और टॉमसन ने क्या तूफान मचाया हुआ था जब वो लोग खेलते थे। तो आज भी ये कर सकते थे, लेकिन इनमें मुझे इंटेंट वो नजर नहीं आई, वो डिटर्मिनेशन नहीं आई। हालांकि आई फील सॉरी फॉर शान मसूद, उसने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है, लेकिन लड़कों ने उसको लेट डाउन किया है। एंड आई थॉट कि प्रोबेबली द कोच विल इंटरवीन और इनको कोई पेप अप कोई बूस्ट देगा, लेकिन वो बूस्टर भी गया और रूस्टर भी गया, और इसके बाद बेचारे रोते ही रहे। I think it was a sad performance, लेकिन पहला टेस्ट मैच है। Let's still give the Pakistani boys hope कि ये बेहतर करें, अपने आप को रीग्रुप करें, रीथिंक करें, रीस्ट्रेटेजाइज करें और बैठ के आपस में बात करें। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है फिजा कि मैंने जब भी पाकिस्तान की तरफ से खेला है, मैंने हमेशा ये देखा बातें नहीं होती आपस में, कोई बात नहीं करता। ये इमरान करता होता था, हर एक को बिठा के इधर उधर कर देता था, लेकिन जनरली बातचीत नहीं होती है, आइसोलेशन में होते हैं। इनको चाहिए बैठे, कोच को चाहिए इनको साथ बिठाए, क्रिकेट की बातें करें। आपस में लड़ाई है इनकी, जो आपस में बात नहीं करते। सब तो अपनी बेगमात को साथ लेकर गए हैं और सबको फिर प्राइवेसी चाहिए अपने टूर पर, तो फिर ऑटोमेटिकली उनको बातचीत तो होगी नहीं। सब अपनी बेगमात के साथ घूम फिर एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, देखे ना, वो बातें बेगमात के साथ ही करते हैं ना, प्लेयरों के साथ तो नहीं करते। वो प्लेयरों के साथ बेगम के साथ बात करने की इजाजत तो वैसे चीफ जस्टिस ने भी दिया है पीजे सर, आपको याद हो तो। नहीं, वो दिया। अब आप दूसरी एक चीज देखो, इयन चैपल कहता है कि पाकिस्तान को मत बुलाया करो इधर। खुदा की कसम, इतना बड़ा कैप्टन अब ये एक स्टेटमेंट दे रहा है कि पाकिस्तान टीम को उधर मत बुलाओ, इनकी तो स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं है, ये है वो है। हालांकि हमने इनको नहीं कभी हराया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सही कहा, भाई कम से कम फाइट करके तो हार जाओ। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, but give a fight. 89 for God's sakes, and only in 30 overs. I mean, that's a joke. That's honestly a joke for Pakistan cricket. और ये इसलिए है कि जब हम पहले भी बातें करते रहे कि आपका बोर्ड जब एक टर्मोइल में होगा, उसको न तीतर का पता है ना बटेर का पता है, वो जाके आपके लड़के भी यही करेंगे। ओवरनाइट आप कैप्टन नया बना देते हैं, जो कि आई थॉट इट वाज अ गुड मूव। सर, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई कैप्टन को नाकाम साबित करने के लिए भी हमेशा हमने देखा कहीं ना कहीं ग्रुपिंग होती है, तो फिर एंड पे इवेंचुअली सारा मलबा कैप्टन पर डाल दिया जाता है जी, कप्तान नया था, और फिर अपनी भी खामियों से जान छुड़ा ली जाती है, कप्तान के ऊपर मलबा डालकर, और बेचारा कप्तान है उसको भी साइड लाइन कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि टीम हमारी सिंक नजर नहीं आ रही है। पता चल रहा है कि जो नया कप्तान आया है उसको चैलेंजेस हैं, वो टीम के साथ जेलिंग नहीं हो पा रहा सर अभी तक। अच्छा, ये जो थ्योरी है ना, ये आज की थ्योरी नहीं है। मैंने बड़े कैप्टन्स को देखा है, बल्कि फर्स्ट क्लास में भी देखा है कि कई एक ग्रुप बन जाता है, वो फिर जो नया कैप्टन आता है उसको सेटल होने नहीं देते। लेकिन मैंने इसका तोड़ निकाला है कि जो लड़का, अब आप इनको चाहिए सिलेक्टर्स को
कि देखें कि ये किस तरह खेले, कैसे आउट हुए। अगर तो इररिस्पांसिबल शॉट्स पे आउट हुए हैं तो दैट मींस देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। अगर बॉल ने इनकी विकेट्स ली है तो देन दैट इज अनदर मैटर। सो इस दोनों चीजों को डिटरमिन करना है कि किस लड़के ने इररिस्पांसिबिलिटी दिखाई है और किस लड़के ने रिस्पांसिबल तरीके से आउट हुआ है। रिस्पांसिबल वाले को खिलाओ, बाकी को बाहर निकालो टीम से। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये करते हैं, नया कप्तान आता है और उसके अंदर आपने देखा नहीं सरफराज के साथ क्या किया था पहले इन्होंने। ये करते हैं, ये हर जगह करते हैं। मियादाद के साथ किया, हर एक के साथ करते हैं। इतने ग्रेट प्लेयर्स हैं हमारे, इनको हर बंदा ये करते हैं कि उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। दिस शुड नॉट हैपन। हमें चाहिए लड़कों को आगे लेके जाओ, आगे जाके खेलो और ताकि इनको इम्प्रोवाइज करो। यहाँ सबको पड़ी होती है अपनी अपनी, और यही वजह है कि हमारी टीम जो है नेट नहीं होती है। इट डजंट बिकम अ नेटेड बॉन्ड। तो इस चीज को आई थिंक ये हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर कोच, इट डिपेंड्स ऑन योर आई थिंक जो आपके जो ये मोटिवेटर्स गए, पता नहीं मोटिवेटर्स गए या रोटोवेटर्स गए, लेकिन इनको चाहिए करें कुछ। सही बात है। वैसे पीजे सर ये बताइएगा कि जिस तरह आपने इतना ये अहम इशू है हाईलाइट किया है, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली बाबर आजम की कप्तानी में भी तो इश्यूज तो थे ना, जिसकी वजह से फिर शान मसूद को लेकर आए। और अगर ग्रुप बंदी भी हुई है, अगर ग्रुपिंग भी बनी हुई है, तो क्या ऑल इन ऑल टीम इज़ अगेंस्ट टू शान मसूद? और ये सब मैटर्स, ये सब चीज़ें, या हमारे जो स्टाफ जो इतना साथ गया है पीसीबी का, टीम मैनेजमेंट का, आपके बॉलिंग कोचेस हैं, बैटर्स हैं, चीफ सेलेक्टर्स हैं, वो सब भी तो क्रिकेट खेल कर आए हैं, उन्हें पता है कि ये ग्रुप्स बन सकते हैं इस तरह से। क्या उनको नहीं पता होगा? चेयरमैन पीसीबी तो खैर एक ओहदा ही सरकारी है, उनको क्या ही पता हो? उनका ना ही तो बेहतर है। हाँ। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ क्रिकेट के अंदर पहले तो लड़के निकलते थे कॉलेजेस से, गवर्नमेंट कॉलेज बड़े क्रिकेटर्स निकालता था, पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज की, ये बड़ी तकड़ी होती थी। क्यों? पढ़े लिखे लोग आते थे, हेली कॉलेज से हो गए, बाकी आपके पंजाब के जो कॉलेजेस हैं उनके लड़के आके खेलते थे। आज वो ट्रेंड नहीं है। शान मसूद एक पढ़ा लिखा लड़का है, ये बाहर से भी पढ़ के आया है और ये ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी पॉलिश्ड सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड। द क्वेश्चन इज कि ऐसे लड़के जो होते हैं, जब आप इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, वो सक्सेस उनको वो चीज नहीं मिलती है। ये बर्की भी था, जावेद बर्की, हालांकि मेरे पहले कैप्टन था ये पिंडी के अंदर, बट ये भी मैंने देखा है कि आप इनको स्टडी करें ओवर द पीरियड, एजुकेटेड आदमी जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये चल गया था, ये इमरान चल गया था, क्योंकि ये असर्ट था, ये असर्ट करता था, इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स थी, और ये कहते हैं बड़बोला था, तो ये चल जाता था। लोग उसके अंदर कोई पार्टीबाजी नहीं बनती थी, सब डिसिप्लिन में होते थे। हमें ये चीज चाहिए। ये चीज आपने बिल्कुल कहा है कि ये शान को अगर ये लड़के सपोर्ट नहीं करेंगे, ये शान का नुकसान नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान टीम का नुकसान करेंगे। और अगर आपने चेंज करना था, शान को साथ ले जाते ओवर अ पीरियड इस सीरीज के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये टफ सीरीज है फॉर ऑस्ट्रेलिया टू बीट और प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो खेलते ही हैं बाउंसी विकेट्स के ऊपर। तो अगर आप इसको ले जाते, वहां इसको ब्रीड करते, अगले सीरीज में बनाते। चलो ले गए हो, अब वो फेल हो रहा है, नहीं जी शान मसूद बिल्कुल जी कुछ नहीं है, फलाना नहीं है। अब आपने एडेड उस पर बर्डन डाल दिया, हालांकि उसकी जगह नहीं बनती थी टीम के अंदर, बट लेकिन आप लड़कों को डिस्कार्ड नहीं करते हो, यू कंटिन्यू विद इट, कंटिन्यू, यू हैव अ गुड डे, यू हैव अ बैड डे एट द ऑफिस। तो ये जो हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसी है ना कि हाँ जी टेस्ट मैच जीत रहे हैं, इसको छोड़ दो, लॉन्ग टर्म सोचो। लॉन्ग टर्म, वो देखो ना खुरम शहजाद किस तरह निकल रहा है लड़का, कैसा आके उसने बॉलिंग की है, जमाल को देख लो। सो इन लड़कों के साथ हमें परसिस्ट करना है और इनको बूस्ट अप करते रहना है। ये कौन करेगा? आई डोंट नो, honest to God. It's very sad to see great talent being wasted like this. Exactly, absolutely, and this is very unfortunate. Thank you so much, PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस वक्त परफॉर्मेंस है, आई थिंक अब ग्रुपिंग से या पॉलिटिकल सिनेरियो से आगे बढ़कर ना कि कितना हमारा टैलेंट इस खेल की सियासत की नज़र हुआ है, कितना हमारा। अब ये जो नए टैलेंट जिनकी अभी ये बात कर रहे थे, तो हमारे कम से कम जो ऑफिशियल्स हैं उनको चाहिए है कि सियासत से बालातर होकर जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जो यंग टैलेंट है, बजाय उनको आप डिस्करेज करें, उनको आप मज़ीद चांसेस दें और मज़ीद उनको खुद को प्रूव करने का मौका दें, ताकि वो आगे जाके अच्छा खेलें। अब वापस आते हैं ब्रेक के बाद। साल 2023 में बहुत से नौजवान हमारे स्किल एजुकेशन के पास भी
हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है। और बहुत से ऐसे लोग, हमारे करीबी लोग, हमारे इर्द गिर्द, जिनको आपसे रोज़ मिलना होता था, आमना सामना होता था, वो तक पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से रोज़गार के मौके फ़राहम नहीं किए जाते जैसे कि बाहर बैरून मुल्क आपको नज़र आते हैं। वरना किसका दिल करता है कि पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाएं? और अभी भी वो तमाम लोग जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर को प्रेफर कर रहे हैं और बाहर जाना चाह रहे हैं। और तादाद इतनी अलार्मिंग है कि कैन यू इमेजिन के 8.5 लाख से ज़ायद हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी नौजवान, ये वो टैलेंट है, ये हमारा वो ब्रेन ड्रेन होता है, जिनकी बुनियाद पर, जिनकी इस चीज़ की बेस पर हम अपने फ्यूचर का तयन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान का ये एसेट है, हमारा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो जा चुके हैं जी। और कितनी बड़ी तादाद ऐसी है कि जो कि पाइपलाइन में बैठी है, जो मुंतजिर है बाहर जाने की। हाँ, तो किसी भी तरह से वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने तो बड़े मज़े से कह दिया था ना, तो फिर क्या होगा अगर वो जा रहे हैं, कौन रोक सकता है। लेकिन ये इंतहाई अलार्मिंग है हमारा, जब ये ब्रेन ड्रेन बाहर जाएगा, इतने स्किल्ड लोग, इतने पढ़े लिखे लोग बाहर जाकर फिर उन नेशन के लिए सर्व करते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि अपने कंट्री में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, यकसा मौके ही नहीं है। तो यही वो चीज़ है जो हमारी इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा अलार्मिंग भी है। इसी पर बात करने के लिए आतिफ असलम साहब, ओवरसीज़ एजुकेशन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा कि अभी आपके पास, आप चूँकि देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं, ये तो सरकारी डेटा है, 8.5 लाख अफराद 2023 में चले गए हैं मुल्क से बाहर। आई एम नॉट श्योर कि ये आधी से भी ज़्यादा जो अवाम है वो वापस नहीं आई होगी, बल्कि बाहर ही सेट हो गई होगी। लेकिन कितनी तादाद में नौजवान हैं, कितने डेस्परेट हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? किन ममालिक में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या पाकिस्तानी स्किल्ड जो लोग हैं उनको, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रेशो ज़्यादा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया। इसमें जो आपने तादाद कोट की है, तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, कि इसमें पॉजिटिविटी को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में नौजवानों के लिए शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है जो मौजूद होनी चाहिए थी। तो इवन कि अगर हम अपने नेबर्स कंट्री में भी देखें तो शायद उनके भी नौजवानों की बाहर जाने की जो रेशो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा होगी। तो अगर हम उनको देखें कि जो मौके, तो मेरा ये ख्याल है कि जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया आ जाते हैं, तो उनमें हमारे नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं, तालीम के हवाले से भी, और उसके बाद तालीम हासिल करने के बाद उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हवाले से भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। वैसे किन ममालिक को तरजीह देनी चाहिए है, आप बता दीजिए आतिफ साहब, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं? इसमें जो सबसे पहले हमें चीज़ देखनी पड़ती है कि बाहर के मुल्क में, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है लैंग्वेज बैरियर ना। तो हमें सबसे पहले बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट हमें इंग्लिश कंट्रीज़ को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ है, इवन के यूरोपियन कंट्रीज़, जिनमें जब हमारे स्टूडेंट जाती हैं तो उनको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती, जिनकी वजह से 50% से ज़्यादा तो आपकी वैसी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है फ्यूचर के हवाले से। तो इंग्लिश कंट्रीज़ में वही जो बिग 4 कंट्रीज़ हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए शामिल हैं, और इनमें भी आपके अलावा, इसके अलावा आपने इनमें जो अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ये देखना होता है कि किस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो रिसेप्टिव हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट हैं वो हर साल अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ कर रही होती हैं, जिनमें वो बच्चों को तालीम हासिल करने के बाद वर्क परमिट या PR के लिए डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस करती हैं। तो हर साल ये सिलसिला डिफरेंट होता रहता है, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि किस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नरम है। तो मेरा ये ख्याल है कि उन कंट्रीज़ को प्रेफर अच्छा आतिफ साहब, आप तो खुद स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं, उनको बाहर भेजते भी हैं। अभी जो हमारे जो स्टूडेंट्स या जो लोग हमें देख रहे हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, तो कौन सा कंट्री उनके लिए आप सजेस्ट करेंगे? कौन सा कंट्री ऐसा है जहाँ पे एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है और वो इकोनॉमिकल भी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़?
जी, अगर मैं अपनी जो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अगर मैं अभी इसको करना चाहूँगा तो अभी बरतानिया ऐसा कंट्री है फॉर अ टाइमिंग जहाँ पर रेशो भी ज़्यादा चल रही है और जो उनकी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी नरम है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, जिसे हम वीज़ा रेशो कहते हैं। और यूके की जो एजुकेशन है उसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि बाकी कंट्रीज़ में मास्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 साल की होती है, यूके में वही डिग्री 1 साल में ख़त्म हो जाती है, जिससे आपकी जैसे अगर कोई बाकी कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में कोई डिग्री अगर 1 करोड़ में हो रही है, तो यूके में वही डिग्री 50 लाख में 1 साल में हो जाएगी, जिससे स्टूडेंट का पैसा और वक़्त दोनों का फ़ायदा बचत हो जाती है। अच्छा, वैसे आपने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1 करोड़ बोला है, ये सच में भी इतनी एक्सपेंसिव डिग्रीज है? किसी ने मास्टर्स करना हो, पता चले आप 1 करोड़ का बता गए हैं। नहीं, वाक़ई में इतने पैसे लग जाते होते हैं। ये वेरी कर रही होती हैं चीज़ें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा आतिफ साहब के एक स्टूडेंट जिसने बाहर अप्लाई करना है अपनी डिग्री के लिए, अप्लाई करते वक्त उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आपको पता है यहाँ पे हमारे एजेंट माफिया बहुत बड़ी तादाद में बैठा है। वो जो सीधे साधे भोले भाले जो नौजवान होते हैं गांव देहातों के, तो उनको कहते हैं जी 50 लाख दें, आपकी डन बेस वीज़ा होगा और आपका इजीली स्टूडेंट उसमें एडमिशन भी हो जाएगा। एक स्टूडेंट को अप्लाई करते वक्त किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे पहले चाहे वो शहर का स्टूडेंट हो या गांव का, उसको सबसे पहले अगर तो वो बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसकी एटलीस्ट इतनी एजुकेशन ज़रूर होगी कि वो गूगल पर रिसर्च कर सकता है। ठीक हो गया? तो उस पर हर यूनिवर्सिटी जो होती है उनके पैनल लिस्ट होती है, तो उसमें सबसे पहले देखना होता है कि आपने जिन कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस शुरू करवाना है तो वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के। उसके अलावा ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली जो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट होती है वो सर्विसेज का काम है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें आपका एडमिशन, स्कॉलरशिप, वीज़ा एप्लीकेशन है, इंटरव्यू है। तो जो एजेंट माफिया होता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि वो सबसे पहले स्टूडेंट का ईमेल आईडी जो है वो खुद बना लेता है, जिसका मतलब कि जिससे जो जितना भी प्रोसेस उसका चल रहा होता है उसका सारा कंट्रोल एजेंट के पास आ जाता है, बच्चे को कुछ भी नहीं पता चल रहा होता। तो जिसकी बुनियाद पर वो बच्चे को हर स्टेप पर वो ब्लैकमेल करके अपने हिस्से का पैसा बनाता जाता है। तो उसमें सबसे पहले आपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से प्रोसेस स्टार्ट करना है। दूसरा, जब भी कहीं से भी प्रोसेस स्टार्ट करना है उसे कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने। नंबर 3 पर आपने अपना ईमेल यूज़ करना है ताकि जो भी प्रोसेस होगा वो शफाफ होगा और आपको साथ साथ पता चल रहा होगा। उसके अलावा कि जो प्रॉपर एजेंट होते हैं उनका किसी भी किस्म का पैसों का लेन देन नहीं होता। इवन कि अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवानी है वो थ्रू गवर्नमेंट के जैसे वेस्टर्न यूनियन वगैरह हैं उनके थ्रू जमा करवा सकते हैं। जो वीज़ा एप्लीकेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो अपने कार्ड से जमा करवा सकते हैं। इनमें कुछ एजेंट्स होते हैं जिनकी अपनी एक सर्विस चार्जेस होते हैं, वो भी लाइक 20 to 30,000 होते हैं। इसके अलावा किसी भी एजेंट से कोई पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने स्टूडेंट वीज़ा के अलावा अगर किसी और कैटेगरी में कोई बाहर जाना चाहता है तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी, ये ऐसी चीज़ है जिस पर मेरे ख्याल से स्टूडेंट से ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो ये चीज़ है जो वर्क परमिट या इमिग्रेशन के नाम पर हो रहा है। ये ऐसी चीज़ है कि जिस पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर आइडिया नहीं होता। यहाँ पाकिस्तानी जो हमारे नौजवान हैं जिन्हें एक्सपोजर नहीं होता, तो उस पर कुछ ऐसे एजेंट हैं जो बाहर की कुछ कंपनीज के साथ अटैच होते हैं, जिनको मुख्तलिफ तरह के ख्वाब दिखा के उनको लूट लिया जाता है। जिसमें जो सबसे आसान चीज़ होती है कि जी हमारे वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज के साथ ताल्लुकात हैं, हम आपको जॉब ऑफर ले देंगे, आपके इमिग्रेशन के पॉइंट पूरे हो जाएंगे। तो और उनको मुख्तलिफ ख्वाब दिखा के प्रोसेस शुरू करवाया जाता है और उनसे इकट्ठे पैसे कभी भी नहीं लिए जाते, उनसे स्टेप बाय स्टेप पैसे लिए जाते हैं। तो इसके अलावा लेकिन अगर ये तो वो चीज़ है जो एक फ्रॉड के नाम पर हो रही है, लेकिन कुछ ओरिजिनल चीज़ें भी मौजूद होती हैं। अगर हमारे कुछ ऐसे नौजवान भी पाकिस्तान में हैं जो बिल्कुल मेरी नज़र पर हैं, जो कैपेबल थे, स्किलफुल थे और जिन्होंने अच्छा पढ़ा है, जिनकी इंग्लिश अच्छी थी, जिस पर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट पीआर स्कीम्स अनाउंस होती हैं, जैसे एक्सप्रेस एंट्री वगैरह कनाडा में, इसी तरह यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है।
तो आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके वो पॉइंट मुकम्मल हो रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पीआर या वर्क परमिट के लिए ऑफर हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपका, आपके वक्त का। और ये बहुत अहम बातें हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सुना है तो हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से भी, आपका पैसा भी हलाल का है, तो जल्दबाजी डेस्परेशन में आप कोई गलत कदम ना उठाएं, बाकायदा तहकीक करें जो ऑथोराइज फर्म्स हैं, और ख़ुद भी आप पढ़े लिखे हैं तो मेरा ख्याल है आप खुद भी अगर सर्च करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। अभी जाना ब्रेक पर स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, मुल्क में जब से ये ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद ये चीज़ें अब नज़र आ रही हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो होते दिखाई दे रहे हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस अगर होते हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन, हाँ सॉरी आखिरी करें 8 फेब में अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यकीनन अपनी जगह तैयारियां कर रही हैं, लेकिन जो उनकी तैयारियां हैं वो अभी तक अवामी सतह पर नज़र नहीं आ रही हैं, ड्राइंग रूम्स की हद तक ही होकर महदूद हैं। और इसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज और भी हैं जो कि अपनी सरगर्मियां बड़ी आबोताब के साथ जारी रखे हुए हैं। अच्छा, नई जो पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है ना, अब एक 2 पार्टी से 3rd पार्टी पर आया, 3rd पार्टी भी कुछ कमाल ना कर सकी, तो अब जो नया यंग लोग आ रहे हैं, जो ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि बिल्कुल अनबाइस्ड हैं, जो कि काम भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अब अवाम के अंदर जो अमलन तौर पर वो भी नज़र आते हैं, अवाम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए नज़र आते हैं। वो ये नहीं होता कि किसी पार्टी का टिकट लेने के लिए जो है वो चापलूसी करने के लिए काम कर रहे हैं। जो सही में काम कर रहे हैं उन लोगों को मौका देने चाहिए। फिर अवाम की भी जिम्मेदारी होती है कि कौन सा इनके हल्के में कौन सा बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको वोट दें, बजाय कि सिर्फ जो बड़ी पार्टीज़ हैं उन्हीं को वोट दें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रहनुमा मरकज़ी मुस्लिम लीग, जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी मुस्लिम लीग इंजीनियर हारिस डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डार साहब, ये बताइएगा कि मरकज़ी मुस्लिम लीग क्या उसका मंशूर है, किस तरह के मंशूर के साथ वो 2024 के इलेक्शंस में उतरेगी, और क्या तवक्कुआत हैं आपको इलेक्शंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। दूसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क के अंदर जो बेचैनी और बेयकीनी पाई जाती थी इलेक्शंस के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है और इलेक्शन का ऐलान किया। इससे मुल्क के अंदर जो बेचैनी थी वो ख़त्म हुई है और पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और वो इलेक्शन के बाद ही आएगा। जहाँ तक बात है इलेक्शन में उतरने की, हमारे मुल्क के अंदर रवायती सियासत इससे पहले चल रही है पाकिस्तान में, और उसमें एक टिपिकल बात, ये जो सोच है ना लोगों की, वो ये है कि इलेक्शन होगा और उसमें हम करोड़ों रुपया लगाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन आज सरमाए की गेम हो गई है, आम बंदे की। आम बंदे के उन्होंने गेम रहने नहीं दी। आम बंदा तो सोच भी नहीं सकता सर। जी, वो सोच भी नहीं सकता। और जो करोड़ों रुपया लगाते हैं, उसके बाद जो पार्टी जीत जाए, उसके बाद अगर कभी बजट मिलेगा तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। वफादारियां बदलने का कल्चर है। जब ये खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई तो आपने देखा कि जनाब ये बात चली कि पंजाब हाउस में 20-20 करोड़ रुपया बांटा गया इस्लामाबाद में, और जनाब कहीं 40 करोड़ बांटा गया। हत्ता कि हमारा जो सेनेट है, ये सेनेट के इलेक्शन अभी भी मार्च में होंगे, तो जो 3 साल पहले इलेक्शन हुए तो जनाब उसमें ये खबरें आई कि 1-1 अरब रुपया दे के वफादारियाँ बदली गई। हम इंशाल्लाह ताला सिस्टम को बदलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, मुल्क और आवाम के दरमियान जो तल्लक होना चाहिए था ना, इस वक्त वो तल्लक बहुत कमज़ोर है या टूटा हुआ है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ग्रास रूट लेवल पे हमने नेटवर्किंग की है, लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में हर यूनियन कौंसिल की सतह पे हम अपनी तंजीमी बॉडी मुकम्मल कर चुके हैं, और इनके ज़िम्मे आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान में अब सियासत जो है वो एक कारोबार बन चुका है। लोग पैसा लगाते हैं, बेसिकली वो इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर वो जब जीत जाते हैं तो पहले वो पैसा रिकवर करते हैं। पैसा तो आम आवाम का होता है, आपका मेरा। अच्छा, आपकी हमने अभी तक जो एक्टिविटीज़ देखी हैं, आप तो बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर ग्राउंड में मौजूद हैं, आपने तो अपनी एक्टिविटीज़ शुरू भी कर दी हैं अवामी सतह पर।
लेकिन आपको लगता है कि खिदमत के ज़रिए पाकिस्तान में वोट हासिल किया जा सकता है अनटिल और अनलेस आपके पास कोई मजबूत धड़ा ना हो, इलेक्टेबल्स आपके पास ना हो, या सरमाया इतना बड़ा ना हो जिससे आप लोग खरीद सकें? हमें ना एक बात समझनी चाहिए कि अब ना दौर चेंज हो गया है। पाकिस्तान में जो यूथ है, अभी इलेक्शन कमीशन ने दादोशुमार जारी किए कि कुल 12 करोड़ 70 लाख वोटर है पाकिस्तान में, और उसमें से 6 करोड़ वोटर वो है जिसकी एज 18 से 35 साल के दरमियान है। ये नस्ल नई नस्ल आ चुकी है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये 2000 पे 5000 पे या 1000 पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। इनको एड्रेस करना है, इनको कायल करना होगा। कायल करके ये जिसके साथ खड़े हो गए पाकिस्तान में आइंदा वही लोग आएंगे। हालांकि सियासत बाकी लोग वही हो रही है जो इलेक्टेबल्स की है, चंद बिजनेस टाइकॉन्स हैं, कोई नई पार्टी बना लेता है और चंद लोग खेलते हैं। लेकिन सबको ये समझ लग जानी चाहिए कि दौर बदल गया है, नई नस्ल आ गई है, डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इन लोगों को इनको जो मुतमिन नहीं करेगा वो आगे नहीं चल सकेगा। बिल्कुल। तो हम इन लोगों को मुतमिन करें। हमारे साथ ज्यादा लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो सर रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको जब आप बाहर निकलते हैं, तो किस तरह से आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है? हमें जो संजीदा तबके हैं वो बहुत इस लिहाज से परेशान थे कि यार कोई आगे लगे। मुल्क के हालात से ये लोग परेशान थे, हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यार इलेक्शन एक चीज़ है नहीं, 5 साल बाद 2 महीने का होता है। हमने नेटवर्किंग करके ग्रास रूट लेवल पे लोगों को साथ शामिल करके मुल्क के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करना है। इस सोच के लोग तैयार करने, ये इल्ज़ाम तराशी, किरदार कशी और जनाब ऑडियो वीडियो लीक की सियासत से निकाल के लोगों को मुल्क की तमीर और तरक्की में इस्तेमाल करना है। हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। आपको शायद याद होगा, ये 6 महीने पहले हमने मीनारे पाकिस्तान पे प्रोग्राम किया था तकबीर कॉन्फ्रेंस के नाम से, ठीक है। तो हमने ये सारे लाहौर से ही लोग भरे थे जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान भरा था। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने पहले की बात है, पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम किया था। ये बड़ी तो क्रेडिट की बात होती है। बट सर दास साहब देखिए, जो मजहबी सियासी जमातें हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर कुछ उस तरह से कामयाब नहीं हो पाती कि वो आएँ और इक़्तिदार में भी आएँ और हुकूमत भी बनाएं अपनी। तो जमात इस्लामी फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, एक्टिव है, लोगों का बड़ा एतमाद है लोग, लेकिन फिर भी वो वोट उस तरह से नहीं ले पाती। तो आप लोग जब आएंगे तो क्या ऐसा रिलीफ, क्या आवाम के लिए ऐसी क्या मंशूर में लेकर आएंगे? मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर हारिस डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम डिस्कशन कर रहे थे अपने प्रोग्राम में इलेक्शंस के हवाले से, मंशूर के हवाले से। डार साहब आप बता रहे थे कि आप अगर आते हैं इलेक्शंस में किस मंशूर के साथ आएंगे, किस टैगलाइन के साथ आएंगे? इससे पहले कि लोग किसको वोट देते हैं, आपने जमात इस्लामी की मिसाल दी। मैं यहाँ कहा कि ये जो एक मफरूज़ा समझा जाता था, कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन ने इस मफरूज़े को तोड़ दिया। कराची में इन्होंने बड़े वोट लिए और बल्दियाती इलेक्शन में PTI और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने लिए थे। गो कि उनका मेयर नहीं बन सका। उसमें भी असल बात यह है कि उन्होंने यूथ को अपने साथ मिलाया था और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दी थी, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे कामयाब हो गए। तो हम भी इसी पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारा स्लोगन है हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, कि हर ग्रास रूट लेवल पे यूनियन काउंसिल की सतह पे टीम बना के उनसे काम करवाना। हमारे सस्ते तंदूर चाह रहे हैं, हमारे सस्ते सब्जी बाजार चाह रहे हैं, हमारी फ्री डिस्पेंसरियाँ हैं, हमारी इस वक्त एम्बुलेंसें हैं, हमारी ब्लड पे अपनी एप्लीकेशनें हैं, जान बचाओ और ज़िंदगी के नाम से। इस तरह हॉस्पिटल्स में हमारा नेटवर्क है, कुछ दस्तरखान चाह रहे हैं, हमारे यूथ के फ्रीलांसिंग कोर्सेज चलते हैं। यानी ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इंजीनियर साहब ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक हैं और काबिल सताइश है जो आप काम करें, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अगर खिदमत की ही बुनियाद पर इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की जा सकती तो जमात इस्लामी शायद इक़्तिदार में होती, या फिर आप देख लें, या फिर अब्दुल सत्तार ईधी साहब वो भी इक़्तिदार में होते। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि सियासत की तो डायनामिक्स ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपको जोड़ तोड़ करनी होती है, आपको इलेक्टेबल्स को साथ मिलाना होता है, चंद ख़ानदान होते हैं।
तो जो इलेक्टोरल डायनामिक्स है वो तो इंटायरली डिफरेंट है इस चीज़ से। जी जी, असल में ना इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये काम हो रहे हैं। हर सतह पे हर सतह पे जो इलाके की बड़ी शख्सियात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई साबका चेयरमैन है, साबका जनरल काउंसलर है, जो शफाफ लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ठीक है, हम उनको नुमाइंदगी दे रहे हैं मुकामी सतह पे। और अब इलेक्शन में हमारे साथ बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हमारे साथ वो जिन जो इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, किसी के पास कुछ वोट हैं, किसी को ज्यादा वोट हैं। तो इस किस्म के लोग, हमारी कोशिश तो यही है अल्हम्दुलिल्लाह हम ये करते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है ना, लोग उस पर उंगली ना उठाएं, यानी बंदा बाकिरदार होना चाहिए। चलें सर, बेस्ट तो ऑफ लक। बिल्कुल आपने सही कहा है, और अल्लाह करे कि एक दिन ऐसे भी लोग आएं कि जो वाकई में ग्रास रूट लेवल से हों और आम आदमी के दर्द को, तकलीफ को, पेन को फील करते हो। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब आपके वक्त का। 10 बजे की हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे व्यूअर्स, और अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। पेट्रोल 14 रुपये सस्ता हुआ है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपसे खबर भी शेयर की थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ख़ाम तेल है उसकी कीमत $100 से $73 फ़ी बैरल हो गई थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली इसका इफ़ेक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा। और अभी जो केयर टेकर सेटअप में गवर्नमेंट है उसने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी भी की है, विच इज़ रियली गुड। और 4 माह में, जब से ये केयर टेकर सेटअप आया है, 4 माह के फ्यूल की कीमतों में 4 माह के अंदर 64 रुपए की कमी हुई है, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात तब होगी कि जब इन कीमतों के कम होने का फ़ायदा आवाम को मिलेगा, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर फ्यूल की कीमत में 1 रुपया इजाफा होता है तो वो हर चीज़ बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं। नहीं, मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली कह रहे हैं, वैसे 10 रुपये इजाफा हो तो किराए की कीमतों में डबल इजाफा हो जाता है, जो हमारी बेसिक कमोडिटीज़ है उनमें इजाफा हो जाता है। लेकिन जब चीज़ें कम होती हैं तो वो समझ नहीं मिलता है। इसी पर बात करेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। इब्राहिम साहब, आपकी डायरेक्ट मिनिस्ट्री इस चीज़ को डील करती है। सर, ये जो फ्यूल की कीमतों में कमी हुई है, क्या कहेंगे, वाकई में हम तवक्को कर सकते हैं या ऐसा हो चुका है कि किरायों में कमी हुई है? क्योंकि जो सीएम साहब हैं उन्होंने भी ये टास्क दिया है कि किरायों की कीमतों में कमी की जाए। सर, ताज़ा तरीन ग्राउंड में सूरत हाल क्या है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमसे। जी थैंक यू। देखें, पिछली बार भी जब डीजल की प्राइस के अंदर कमी आई थी तो पूरे पंजाब में हमने जो अपने सेक्रेटरी आरटीएस थे उनको हिदायत दी थी कि आप विज़िट करें बस अड्डों पे, और जो बसेस के रूट्स के फेज़ हैं उनमें कमी को यकीनी बनाएं। और मैंने खुद भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ विज़िट किया था फैसलाबाद और लाहौर के अड्डों का, और उधर मेजॉरिटी 99% इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। इस बार भी जब डीजल की प्राइस में कमी आई है तो हमने जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको ये हिदायत की है कि आप विज़िट भी करें और पूरे पंजाब में किरायों के अंदर कमी लाएं। अब जो रिपोर्ट आई है हमें फील्ड से, उसमें ये कि तकरीबन 10% तक दोबारा जितने भी किराए हैं उनमें कमी आई है। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और इसमें जितना मैक्सिमम एडवांटेज पब्लिक को पास हो सकता है वो हो। पिछली बार जब फ्यूल की प्राइसेस में कमी आई थी तो हमने दालों की प्राइसेस भी कम कराई थी, हमने मुर्गी की प्राइस में भी कमी इंश्योर की थी। तो आप देखें कि इससे मल्टीपल वेरियस जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके अंदर जो है वो डिक्रीज आते हैं उनकी कॉस्ट के अंदर। और हमारा काम है गवर्नमेंट का कि जब ऐसी कोई एक्टिविटी हो, ऐसा कोई एक्शन हो, तो हम कंज्यूमर तक, आम सिटीजन्स तक बेनिफिट पहुँचाएँ। और हमने कोशिश की है कि इसमें जो है जो लोग हमसे ताउन कर सकते हैं, हम अपने गवर्नमेंट जो अपनी रेट भी यूज़ कर रही है, लेकिन ये कि हम वैसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, एसोसिएशन से, कि आप अपनी एज ए गुडविल जेस्चर जो है कीमतों को रिवाइज करें। लेकिन ये आवाम गुडविल जेस्चर से काम करने वाली नहीं है। पहले भी जब लास्ट टाइम जब पेट्रोल की कीमतों में कमी आई थी तब मोहसिन नकवी साहब खुद जाकर मुख्तलिफ जो अड्डे थे वहाँ पर जाकर चेक एंड बैलेंस को यकीनी बनाने के लिए कि किरायों में कमी आई है या नहीं आई है, और जो वहाँ पर मुसाफिर थे उनसे पूछा गया हाल है बात। लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर ये सारा मैकेनिज़्म आपके कंट्रोल में आता है।
तो वैसे कोई आपकी तरफ से कोई अथॉरिटेटिव या नॉट कन्विंस आपने उनको ऑर्डर्स दिए हों कि लाजमी तौर पर आपने पेट्रोल की कीमत में अगर कमी आई है तो किरायों में भी कमी करनी है आपने, और सिर्फ लोकल नहीं जो इंट्रा सिटी हैं उनकी किरायों में भी कमी के हवाले से कुछ आपकी तरफ से कोई ऑर्डर्स दिए गए हों? जी, मैं ये शेयर कर रहा था कि पूरे पंजाब के अंदर जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं इनको ऑर्डर दिए, इन्होंने विजिट भी किए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर दी है और मेरे पास पूरे पंजाब का डाटा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने % तक किरायों के अंदर कमी आई है। अब आप अगर लाहौर को देखें तो लाहौर में ऑन एवरेज जो है 10% जो है वो फेयर्स के अंदर रिडक्शन हुई है। अगर आप फर्ज करें कसूर को देखें तो उधर 7% है, आप मतलब उकाड़ा को देखें तो उधर 6% हुई है। तो पूरे पंजाब में मुल्तान के अंदर 10% है, वेआड़ी में 9% है, मियाँवाली में 10% कम हुए, पिंडी के अंदर 7% कम हुए, गुजरावाला में 5% कम हुए। तो ये पूरे पंजाब के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन हमने की है, इसको यकीनी बनाया। और अगर कोई इस तरह भी हुआ, पिछली बार जब हमने विजिट किया कि एक ट्रांसपोर्टर थे, उन्होंने सवारियां बिठा ली थी और उन्होंने पुराने रेट्स के ऊपर ही उनको चार्ज किया था, तो मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि आप इन सबको पैसे रिटर्न करेंगे और हमने ऑन द स्पॉट जो है वो उन सबको जो भी पैसेंजर्स थे उनको हमने पैसे रिटर्न कराए। तो गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत सीरियस है और इसकी 100% इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा इब्राहिम साहब, अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ मैनुअल सिस्टम होता है ना वहाँ पे लूप होल्स होते हैं, जितनी मर्जी आप स्ट्रिक्टनेस कर लें लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि मैनुअल सिस्टम है कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हमने आपको देखा, आपके पास जो लोकल बॉडीज़ का पोर्टफोलियो है हमने उसमें भी देखा कि आपने कुछ डिजिटलाइज की चीज़ों को, डिजिटलाइजेशन की तरफ आप बढ़े, एप्लीकेशंस आपने मुतारिफ कराई। आपकी जो ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है इस बारे में आपका क्या विजन है कि अगर ये जो रेट्स हैं फ्यूल के हिसाब से बढ़ते हैं, कोई ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी जाए कि सिस्टमेटिकली चीज़ें जब फ्यूल कम हो तो उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाएं? कुछ ऐसा इन फ्यूचर आपके माइंड में है करने के लिए? जी, अच्छा सजेशन है, इस पे हम काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि 1 कार्ड बना रहे हैं कि जिसमें अगर एक आदमी के पास कार्ड है तो वो मेट्रो बस पे जाए, वो स्पीडो फीडर सिस्टम पे ट्रैवल करे या वो ऑरेंज लाइन पे ट्रैवल करे, तो एक ही कार्ड के ऊपर उसका सारा सफ़र हो जाए। नंबर 2 ये कि इस कार्ड को हम डिजिटाइज करें मोबाइल ऐप के थ्रू, कि आपकी मोबाइल ऐप आप वो स्कैन करें और आपको ज़रूरत ही नहीं हो कि कोई कार्ड खरीदे। नंबर 3 इसमें हम ये कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन उसमें पैसे जमा करा सकें, आपको लाइन में ही ना लगना हो, आप ऑनलाइन अपने ई अकाउंट से उसको बाहर करें और उसमें आपका क्रेडिट हो और वो सारा डिडक्ट होता रहे। इसमें जो नंबर 4 हम काम करें वो ये कि आप मोबाइल पे देख सकेंगे कि आपकी बस जो है वो कितनी देर है अभी उसको आने में, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, ताकि उसके लिहाज से आप अपना जर्नी जो है वो प्लान कर लें। लाइव ट्रैकिंग का जो फीचर है मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो इसमें आगे और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है डिजिटाइजेशन का और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स ये मॉड्यूल्स 1 by 1 लॉन्च होंगे और आपको भी उसमें इंशाल्लाह दावत देंगे इंशाल्लाह। दैट इज़ रियली गुड, दैट इज़ रियली नाइस इनिशिएटिव। अगर तो ये आपकी गवर्नमेंट इस तरह से काम कर रही है, बट ये सिस्टम हमने देखा है कि बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जहाँ पर एक तो लोकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है एक तो वो चीप है उसको प्रेफर करते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों पे लेकर नहीं निकलते हैं कि एक शख्स के लिए एक गाड़ी निकल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर आप सबवेज में देखें इतने बड़े स्टेशन होते हैं कि वो प्रेफर ही करते हैं लोकल सफ़र करना। हमारे यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पेशली अगर मेन रोड्स पर अगर बस आ भी रही है या मेट्रो के स्टेशन है या फिर ऑरेंज लाइन के स्टेशन है, जो अंदर की तरफ आना है उसमें रिक्शा या चिंची इस तरह से कोई सवारी लेकर वो आएगा, वो एक तो ये पोल्यूशन का सबब बनती है, दूसरा दिस इज़ नॉट सेफ। तो इस हवाले से भी काम किया जा रहा है कि जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको इतना यूनिक और एडवांस बना दिया जाए कि शायद फिर ये जो एक एक बंदा एक एक गाड़ी लेकर निकलता है उस तरह से, हाँ, ये डिस्करेज हो। प्लस ख़वातीन के लिए, क्योंकि स्टेशंस पर मोस्टली आपको जो घरेलू ख़वातीन हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए बड़ी आसानी होगी। तो कोई इस तरीके से जैसे सिंध के अंदर पीपल्स बस सर्विस है, सिर्फ ख़वातीन पिंक बस सर्विस है। यस जी, एक जो हमने काम किया वो तो ये कि जो ऑरेंज लाइन के अंदर और मेट्रो के अंदर पहला कंपार्टमेंट है उसको हमने क्लियरली रिजर्व कर दिए, ईयर मार्क कर दिए फॉर विमेन, और उसमें लिखा है कि जो विमेन है, एल्डरली है
इनके लिए जो है ये फीमेल्स के लिए प्रायोरिटाइज इसको किया जाएगा। नंबर जी बदकिस्मती से डिस्कनेक्शन दोबारा से इब्राहिम हसन मुराद से जी इब्राहिम साहब कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप हमें सुन पा रहे हैं प्लीज। जी, बदकिस्मती से हमने जो है जिधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स उधर इन्वेस्टमेंट की नहीं। लाहौर में तकरीबन 1440 आपको बसेस चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ फिलहाल 300 बसेस हैं। तो अगर एक अच्छा नेटवर्क इन्वेस्टमेंट करे, ये अब आज के दिन में मेरे ख्याल से 50-60 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो आपका हर शहरी जो है वो अपने घर के मतलब जिसे कहते हैं डोर स्टेप से लेके अपनी जो इधर डिजायर्ड लोकेशन है, डेस्टिनेशन है, उधर वो बस सर्विस के थ्रू पहुंच सकेगा और आपकी लाहौर के अंदर जो गाड़ियां हैं ये 1/3 हो जाएंगी, आपकी बाइक्स हो जाएंगी। और इसके ऊपर इन्वेस्ट आपकी वॉकेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारे जो सिटीजन है, शहरी है, इनकी हेल्थ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा जब वो थोड़ा सा वॉक भी करना शुरू कर देंगे। तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जब हम देखते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो एक की ट्रेट होती है, किसी भी आप बड़े मुल्क के अंदर जाएं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। लंदन में, न्यूयॉर्क में, जहाँ भी आप जाएं, दुबई के अंदर भी बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो हमें भी इस पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है और इसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। और हम जो है लेकिन पेडेस्ट्रियन राइट हर जगह पर होते हैं। हमारे यहाँ पर तो पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसी वजह से लोगों का वॉकिंग बहुत कम हो चुका है। लोग वॉक कर ही नहीं सकते क्योंकि सड़क पर चलने की जगह ही नहीं है। दूसरा, अगर लोकल सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है और आप कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर ही बस इतनी बसेस की ज़रूरत है और हम उतनी प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, तो फिर मतलब किस तरह से ये प्रोजेक्ट, ये तो फिर उसी तरह के टेम्प्रेरी तौर पर थोड़ी बहुत तब्दीलियां होंगी, उसके बाद ख़त्म। लॉन्ग टर्म तो कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए जो अभी हम कर सकते हैं अपने टेन्योर में वो हम कर रहे हैं, जिसमें एक जो है वो है कि ग्रीन लाइन लॉन्च हो रही है और ये इलेक्ट्रिक बसेस का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें तकरीबन 35 से 36 जो है इलेक्ट्रिक बसेस है, ईवी बसेस है, इनकी कोई पोल्यूशन नहीं है और ये एक नए रूट पे लॉन्च हो रही है। तो इंशाल्लाह इसमें जो है काफ़ी जो है वो पब्लिक जो बड़े एरियाज़ हैं, कॉलेज रोड है, पीको रोड है, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो कैंची जिसे हम कहते हैं, फ्लाईओवर है, तो इसमें काफ़ी जो है वो लोग उससे मुस्तफीद होंगे। नंबर 2 ये कि मैंने उस दिन कमिश्नर लॉ से डिस्कशन किया कि हम पूरे लाहौर में कैलकुलेट करें कि हमारे पास साइकिलिंग के रूट्स कितने हैं और उसमें भी इजाफा करें कि मैक्सिमम जो साइकिलिस्ट हैं उनको जो है वो अपनी डिज़ायर्ड जो वो रूट है या उनकी स्पेस है सड़क पे वो मिले, ताकि साइकिलिंग को भी हम प्रमोट करें। और उसके साथ साथ ये कि ऑब्वियसली फ्यूचर में मेजर्स हैं जो लॉन्ग टर्म फर्ज करें। अच्छा इब्राहिम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। इस तरह आपने साइकिलिंग के रूट की बात की है। क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारा आपको पता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है। स्मोक से हमने देखा जिस तरीके से हम लोग निबर्दाश्मा हैं और हम उससे इफेक्ट हो रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन हुई। क्लाइमेट चेंज को सामने रखते हुए आपकी मिनिस्ट्रीज, चाहे आपकी लोकल बॉडीज़ की मिनिस्ट्री है या ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी डायरेक्ट रिलेट करती है मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज के साथ। फिर हमने कुछ इनिशिएटिव देखे आपके, जिस तरह चिंची रिक्शास पर बैन करने का, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, बदतरीन एयर पोल्यूशन उससे पैदा होती है। तो इस सारी चीज़ों के ज़िमन में आपकी मिनिस्ट्री ने क्या मेजर्स अब तक लिए हैं? देखिए, एक तो हमने किया है कि मैसिव लेवल पे क्रैकडाउन किया, तकरीबन 1.5 लाख व्हीकल्स को चेक किया है। उसमें तकरीबन 2.5 से 3% जो है वो स्मॉग इमिटिंग व्हीकल्स थी। तो इनको हमने काफ़ी 8 से 10 करोड़ के जुर्माने भी किए हैं। 3 हमने नए यार्ड्स जो है वो डेजिग्नेट किए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिधर हम इनको फाइन की जगह इम्पाउंड करने की तरफ जा रहे हैं। उसके साथ साथ ही जिसमें एक और मेन कंट्रीब्यूटर जो है 60-70% ट्रांसपोर्ट के अंदर वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का है। तो हम जो है सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आजकल के 2 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्रोजेक्ट लेके आए, जो कि हम सब्सिडाइज्ड वे के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं इनको दें, ताकि इनका जो है जो 70% कंट्रीब्यूशन है ये हाफ हो जाए, ये 30-35% पे आ जाए। और तो आप देख जी गालिबन आवाज़ उनकी नहीं हम तक आ पा रही है, राब्ता में उनको तो आ गए। इब्राहिम भाई कंटिन्यू कीजिएगा।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फिर अगर ये इलेक्ट्रिक के ऊपर चली जाए बाइक्स, जो 2 व्हीलर्स हैं, जो कि 2 लाख बाइक्स का प्रोजेक्ट है। नंबर 1 इसमें ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल जाए सब्सिडाइज फॉर्मेट में, और नंबर 2 जो गवर्नमेंट के सेक्रेटेरियल एम्प्लॉइज़ हैं इनको हम ईवी बाइक्स पे शिफ्ट कर दें, तो इनका फिर ऑब्वियसली जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर ये ट्रेंड पे कर जाए जिस तरह चाइना में और बाकी मुल्कों में है, तो आप देखेंगे कि काफ़ी जो है इसके अंदर कमी आएगी पोल्यूशन। अच्छा, वैसे आप ये देखिए कि जो बाहर है वहाँ पर बैंक्स की तरफ होती है, लाइक बाहर सिटी बैंक की तरफ से बाइक से साइकिल के, इलेक्ट्रिक साइकिल के स्टैंड होते हैं, जिसको चाहिए है वो 1 रूट टू 2nd रूट तक इस्तेमाल करता है और फिर वहाँ पर साइकिल को छोड़ के आगे मूव ऑन कर सकता है। इस तरह से कोई प्रोजेक्ट आ सकता है। और लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे यहाँ पर कुछ चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है जहाँ पर इन साइकिल्स को या बाइक्स को चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी अगर आ गई हैं तो वो इतने कोई आम एक्सेसिबल ईजी टू एक्सेस चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है जहाँ पर किसी मॉल के बाहर अंदर शॉपिंग करें और बाहर गाड़ियाँ चार्ज होती रहें। जी, ये आपका अच्छा आइडिया है, इस पे काम हो सकता है। हम अभी जब पिछले हफ्ते चाइना में थे तो हमने ये प्लान किया कि हम लाहौर के अंदर 50 ईवी चार्जिंग जो स्पॉट्स है वो क्रिएट करें, और नंबर 2 जो मोटरसाइकिल्स के लिए रिप्लेसमेंट बैटरी सेंटर्स हैं, स्वैपिंग स्टेशंस हैं, वो ताकि जो ईवी बाइक अगर कहीं है, आपकी बैटरी अगर किसी की कम हो गई है तो वो अपनी दूसरी बैटरी रखे और नई बैटरी उसके अंदर इंस्टॉल कर दे। Absolutely. तो इसके ऊपर काम हो रहा है। जो नंबर 3 साइकिलिंग वाली बात है, बहुत अच्छा आइडिया है, इस पे हमें काम करना चाहिए। इस पे देखते हैं कि क्या जो है वो हो सकता है, ताकि ऑब्वियसली जो पोल्यूशन इमिटिंग व्हीकल्स हैं ये सड़क पे कम हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम हसन मुराद साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन ये क्लाइमेट चेंज की तरफ बहुत अच्छी एक पेशकदमी होगी, पेशरफ्त होगी कि अच्छा, मतलब आपको इतना सिक्योर फील होता है, आप वॉक करते हैं, आपका एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर इकोनॉमिकल कितनी ज़्यादा है, exactly. आपकी फ्यूल कॉस्ट, जो फ्यूल का हम रोना रोते रहते हैं, जब साइकिलिंग होगी आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी और आपका जो इन्वायरमेंट है उस पर भी इसके अच्छे असरात होंगे। मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप रोड पर निकलते हैं और ख़वातीन को, स्टूडेंट्स को देखते हैं वो खुद बाइक चलाकर पीछे अपनी मदर्स को, अपने फादर्स को लेकर। दिस इज़ रियली गुड एक्चुअली कि आप, अच्छा है बजाय किसी पे डिपेंडेंट होने के, इस तरह आहिस्ता, ये छोटा चेंज है लेकिन इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए है क्योंकि इससे हौसला अफजाई इस मुआशरे की बढ़ती है। दिस इज़ रियली गुड एक्चुअली। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे, और अब का जो हमारा सेगमेंट है ये हेल्थ से मुतल्लिक है। ये कहा जाता है कि अगर आपके दांत सेहतमंद हैं, आपके दांत ठीक है ना, इसका पूरी जिस्म पे आपके असर होता है, क्योंकि अगर दांत आपके खराब हैं तो फिर आपका स्टमक खराब होगा और सारी बीमारियां आएंगी। इसीलिए किसी को धमकी दी जाती है, ये कहा जाता है मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। दांतों की कदर अहमियत इसलिए भी है कि दांत अगर एक दफा टूट जाए ना फिर मुड़ के वापस नहीं आते हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दांत अगर आपकी वैसे भी ओवरऑल पर्सनालिटी पे बड़ा अच्छा इम्प्रेसिव सा इफ़ेक्ट होता है, और इसके अलावा जब आप बात करते हैं या स्माइल करते हैं तो ये दांत ही नज़र आते हैं। खाना चबा के अगर आप खाते हैं तो इन दांतों की मदद से ही चबा कर खाते हैं ताकि वो अंदर जाकर हज़म जल्दी हो सके। और उसके अलावा भी आप ये देखिए कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जरासीम है ना वो सारे मुंह के जरिए तो अंदर एंटर होते हैं। आपको ऐसा लगता नहीं? होता भी ऐसा ही है एग्जैक्टली, कि आप अपने मुंह के अंदर जो खा रहे हैं, जिस भी तरीके से खा रहे हैं और जो कुछ भी लेके जा रहे हैं, इसी वजह से कहते हैं कि रात को सोने से पहले आप अपने दांतों को ब्रश ज़रूर करें ताकि कोई ऐसे बैक्टीरियाज ना बने जो कि आपकी ओवरऑल सेहत को ख़राब करें। आपका सुबह उठ के भी दांत बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और रात सोते वक्त भी आपको ज़रूर दांत ब्रश करने चाहिए हैं, विच इज़ रियली गुड ओवरऑल फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल, और इसी पर बात करेंगे डॉक्टर शुएब मसूद साहब जो कि डेंटिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये बताइएगा दांत सेहत के लिए कितना ज़रूरी हैं, और हम लोग शायद कहीं ना मेरा ख्याल है दांतों के साथ गफलत कर जाते हैं, ठंडा गर्म खा रहे हैं, दांतों की हमें केयर उस तरीके से होती नहीं है। सर ये बताइएगा हमारी सेहत के लिए दांत कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और किस तरीके से हम अपने दांतों को बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक ही दफ़ा आने, टूट गए तो दोबारा वापस नहीं आना इन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया आपका मुझे लाइव लेने के लिए।
तो ये बिल्कुल आपने सही बात की है जी। दांत एक ही दफा आने होते हैं, पहले दूध के दांत होते हैं, उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं और फिर वो एक ही दफा आते हैं, वो बार बार नहीं आते। तो इंसान को चाहिए कि उनकी हिफाजत करे, क्योंकि आपका एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम इस पे बेस कर रहा है। जितनी ज्यादा आप ग़िज़ा को चबा के अंदर लेके जाएंगे उतनी अच्छी डाइजेशन होगी। डाइजेशन का पहला अमल ही आपके मुंह में शुरू हो जाता है। और दांत अगर आपके दांत ठीक नहीं है तो अगर आपकी ग़िज़ा सही तरह से चबाई नहीं जाएगी, ग़िज़ा चबाई नहीं जाएगी तो अंदर जाके वो प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होगी, फुल न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी आपकी बॉडी को, और आप वैसे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट रहेगा, जिससे आपकी बॉडी ना सिर्फ वीक होगी बल्कि कई बीमारियों का उससे जन्म होगा। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब जो दांत हैं सर्दियों में उनकी अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा हो जाती है कि ठंड जितनी लगती है तो आपके दांत बचते हैं। तो अगर दांत ही नहीं होंगे तो आपको तो क्या बचेगा? ठंड का कोई एहसास ही नहीं होगा। नहीं जी, दांत बजने का सर्दी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली वो आप अपने आप को अगर वार्म रखेंगे, प्रोटेक्टेड रखेंगे तो आपके मसल्स वीक नहीं होंगे और वो वाइब्रेशन नहीं होगी और वो दांत आपस में टकराएंगे नहीं। तो उसका दांतों से ऐसा कोई डायरेक्ट इसका ताल्लुक आपकी कमजोरी से है, ये शिवरिंग का होना आपकी कमजोरी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सर कैसे हम दांतों को हेल्दी रख सकते हैं? डाइट हमारी है, हम ठंडा भी खा लेते हैं, साथ में गर्म भी खाते हैं, ठंडा गर्म होता है। उसके बाद दांतों में जो सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है, ये क्यों होती है? ये सबसे पहले तो आपने जिस तरह से पूछा कि दांतों को कैसे साफ रखा जा सकता है, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि दिन में 2 दफा ब्रश किया जाए, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, और ब्रशिंग की ड्यूरेशन को मद्देनजर रखा जाए। हम बहुत जल्दी में ब्रश करते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती और पेस्ट जो होता है उसके इंग्रेडिएंट सही तरह हमारे दांतों पे एक्ट नहीं कर पाते, तो दांत साफ नहीं हो पाते सही तरह से। हम तो सोचते हैं हमने ब्रश कर लिया और हमारा काम खत्म, पर ऐसा होता नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से दिन में 2 दफा ब्रशिंग की जाए। एवरी 6 to 8 मंथ्स डेंटिस्ट को विजिट करके अपनी स्केलिंग्स वगैरह और अपनी सफाई करवाई जाए, तो आप ये गर्म ठंडा लगने या इस तरह के मामलात से आसानी से बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जो कहा एवरी 6 to 7 मंथ, सर पाकिस्तान में आपको पता है कि सबसे महंगा अगर ट्रीटमेंट है भी तो वो डेंटल का है। तो सर कोई घर रह के कोई ऐसा टोटका या नुस्खा नहीं है कि हर 6 to 7 मंथ डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए हमें? घर में रह के क्या रेमेडीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं? सबसे बड़ी रेमेडी तो मैंने आपको बताई कि दिन में 2 दफा ब्रश करें। अगर आप वो करते रहेंगे तो आपके दांत बचे रहेंगे। तो 6 to 7 मंथ्स डॉक्टर के पास जाने का मकसद बेसिकली ये है कि आप अपने दांतों को चेक करवाएं और उनको ये बताएं कि कोई बीमारी है तो हमें टाइमली बता दिया जाए। अगर आप बीमारी के साथ जाएंगे तो फिर तो आपके बिल ज्यादा आएंगे ना जी। अगर आप टाइमली जा रहे होंगे तो आपको बिल नहीं आएगा। तो सर ये होता है ना कि अक्सर शायद हम लोगों को शायद ब्रश करना आता नहीं है, हमारे मसूड़े जो हैं वो जो गम्स होती हैं वो स्वेल कर जाते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और सर ये भी बताएं कि एक टूथब्रश मैंने तो देखा लोग 1 साल तक यूज़ करते हैं, उसकी क्या लिमिट होती है? ब्रश तो हर कोई करता है लेकिन उसके जो एटिकेट्स हैं, जो SOPs हैं, शायद उनको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं या हमें पता नहीं है। देखिए जी, एज फार एज जिस तरह आप कह रहे हैं टूथब्रश चेंज करने का मामला, तो वो तो बड़ा एक सीधा सा फंड है जी। वो अगर आपके ब्रश, उसकी कोई सेट टाइम लिमिट नहीं है। आपका ब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं, मतलब उसके जो ब्रश के जो दंदे हो जिसको हम कहते हैं हमारी जबान में ब्रिस्टल्स, अगर वो टेढ़े हो गए हैं तो आपको अपना ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। वो नॉर्मली 3-4 माह के अंदर टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं अगर आप रेगुलर ब्रश कर रहे हैं तो अगर वो टेढ़े हो गए हैं तो वो टाइमली चेंज कर लें। उसको लंबा ना चलाएं कि जब तक वो गिर ना जाए आप ब्रश यूज करते रहें, तो वो थोड़ा सा खतरनाक होगा। वो आपके दांतों को सही तरह साफ नहीं करेगा। एब्सोल्युटली, लेकिन हम लोग सिर्फ दांतों की हेल्थ की बात करते हैं। बेसिक तो काम गम्स का है ना, जिन्होंने उसको कवर किया हुआ है और जिसकी ग्रिप में रखा हुआ है। तो गम्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? और सेंसिटिविटी जो होती है वो बेसिकली दांतों में नहीं, वो होती तो गम्स में ही है, और ब्लीडिंग भी गम्स से ही होती है। तो उस गम्स पर तो हम ब्रश नहीं कर सकते। तो गम्स की हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? नहीं देखिए जी, ये गम्स पे ब्रश तो बेसिकली वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो 6 to 7 मंथ्स में मैंने डॉक्टर को विजिट करने का कहा है और स्केलिंग करवाने का कहा है। तो स्केलिंग्स बेसिकली गम्स की सफाई ही होती है।
गम्स में से जो घन लग जाता है या ब्रश जो साफ नहीं कर पाता, वो जो कैलकुलस सा जमा हो जाता है, वो स्केलर के मदद से डॉक्टर साफ कर देता है उसको, और उससे आपके गम्स साफ रहते हैं और वो बीमारी से महफूज रहते हैं। और ये जो ब्लीडिंग का इशू है गम्स का, ये सबसे बड़ा होता ही इस वजह से है कि घन लगा होता है गम्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो प्रेशर की वजह से कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। तो अगर आप उधर जा रहे हैं डॉक्टर के पास और स्केलिंग एवरी 6 to 8 months करवा रहे हैं, तो आपकी ब्लीडिंग बची रहेगी गम्स की, और आपकी गम्स तरोताजा और सेहतमंद रहेंगी। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है गम्स की बेहतरी के लिए तो ज़रूरी है। और अच्छा, उसके अलावा ओवरऑल अगर जब आप कोई पेशेंट आपके पास आता है, यूजली ये होता है कि दांत मुड़ना शुरू हो जाते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन्स के बाद ये होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनके साथ ये मसला पेश आता है, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं? जी, जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके लिए तो डेंटल एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो इंसान के जिस्म में खवातीन के जिस्म में हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, उसकी वजह से जो आपकी दांतों की डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन का जो अमल है वो 100 गुना तेज़ हो जाता है। तो वहाँ पे अगर वो खवातीन जो हैं जो हमल के दौरान अपने दांतों को सही तरह से साफ नहीं रख पा रही, या वो उनको प्रॉपरली चेक नहीं करवा रही, अब यहाँ पे हमल वाली खवातीन के लिए डिफरेंट है, एवरी 2 months आपने डेंटिस्ट को विजिट करना है और अपने दांतों को एक चेकअप दिलवाना है कि कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो अगर वो उसको टाइमली विजिट कर रही हैं, उनको सफाई रख रही हैं, तो उनको कुछ भी नहीं होगा। अगर वो नहीं कर रही तो डेफिनेटली उनके दांत दूसरे औरतों की निस्बत जो हामला खवातीन है उनके दांत ज्यादा खराब होंगे। अच्छा, दांतों में कैविटी की बात करते हैं, दांतों में कीड़ा लगने की। वैसे मेरा तो ये बिलीव है कि ज़रूरी नहीं है कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही हो आपके, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि कैविटी होती क्या है डॉक्टर साहब? मुझे ये आज तक समझ नहीं आई, ये सिंबॉलिक होता है या वाकई में कोई पैरासाइट टाइप का, कोई कीड़ा टाइप की कोई चीज़ होती है जो अक्सर कहते हैं इसके दांतों को कीड़ा लग गया है? ये क्या चीज़ है सर? ये बेसिकली आप एक लेमैन को, एक आम इंसान को समझाने के लिए ये लफ्ज है कि कीड़ा लगा, वो कोई रिलेटिवली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बेसिकली डीके होता है, दांतों का गलने सड़ने का अमल, उसको कहते हैं केरीज। वो जो आपके दांतों पे काले काले धब्बे लग जाते हैं या कैविटी बन जाती है, वो बेसिकली आपका गला सड़ा दांत है, और वो गलता सड़ता बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से है। तो इसलिए हम उसको लोगों को समझाने के लिए कह देते हैं आपके दांत में कीड़ा लगे, या बच्चों को डराने के लिए कह देते हैं ना, नहीं है। अब लोगों को समझाने के लिए, केरीज शायद इतना कॉमन टर्म नहीं है तो लोग उसको समझ नहीं पाते, तो उनको बता देते हैं कि आपके दांत में कीड़ा लगा है, तो इसको आप साफ करवा के इसकी फिलिंग करवा दें। अच्छा, जिनके दांत में क्रैक हो जाता है, ऐसा लगता है कि क्या वो दांत टूट जाते हैं? अगर किसी के दांत में क्रैक है, किसी भी वजह से क्रैक आ सकता है, गिरने की वजह से अक्सर बच्चों के आ जाता है, और प्लस बच्चों में ऐसा होता है कि दांत के ऊपर दांत आ जाता है, एक दांत टूटता है, दांत के पीछे दांत होता है, वो टूटता है, फिर आ जाता है, फिर टूटता है, फिर आ जाता है। ये इसको किस तरह से डील किया जा सकता है? और ये चॉकलेट्स, बच्चे और दांत खराब, ये आपको हर घर की कहानी समझ में आएगी। बात फिर वही है जी, हमारे यहाँ कोई डेंटल एजुकेशन प्रॉपरली को बताई नहीं जाती। हमारे स्कूल्स के अंदर प्रॉपर डेंटल एजुकेशन का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में देखें तो उनको वहाँ पे अर्ली प्राइमरी स्कूल एज से ही डेंटल एजुकेशन के बारे में काफी अवेयरनेस दी जाती है। तो हमारे बच्चों को तो ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हमें अवेयरनेस नहीं होती। तो आपके जो बच्चे हैं, आप उनको 6 साल की उम्र से आप उनको डेंटिस्ट के विजिट लाजमी करवाएं, और जो आपका जनरल प्रैक्टिशनर है वो क्वालिफाइड इनफ होना चाहिए, जो कि उनकी आने वाले मसाइल को, जिस तरह आप कह रही हैं टेढ़े दांत आ रहे हैं, अगर बच्चे का दांत टेढ़ा आ रहा है तो वो उसे रेफर कर सके किसी कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, ये जो ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास। मतलब मैं खुद एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारा ये फील्ड है। हमारे पास जनरल फिजिशियन रेफर करते हैं, जो जनरल डेंटिस्ट है, कि ये बच्चे के दांत टेढ़े आ रहे हैं, तो हम उसको असेस करते हैं कि आने वाले दिनों में इसको ब्रेसेस की जरूरत होगी या नहीं होगी, या फिर उसको टाइमली इंटरवेंशन कर देते हैं तो उस बच्चे को हम ब्रेसेस से बचा सकते हैं। तो बात फिर वही है, आपके बच्चे का प्रॉपर चेकअप और उसके प्रॉपर ख्याल रखे जाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और उनको ये विजिलेंस होनी चाहिए। अच्छा सर, दांतों की मजबूती के लिए क्या डाइट आप सजेस्ट करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि शायद जो लोग दूध पीते हैं उनके दांत कंपैरेटिवली बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। डाइट हमें क्या लेनी चाहिए है अगर दांत हमारे कायम रहे, मजबूत रहे? देखिए जी, अगर आप चीनी भरा दूध
पी के रात को ब्रश किए बगैर सो जाएंगे तो वो तो कहीं से भी कारआमद नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लें, बैलेंस डाइट लें, जिसमें आपके विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स का एक बैलेंस पोर्शन आपको बॉडी में जा रहा हो, जो ना सिर्फ आपके दांतों के लिए बल्कि जिस्म के तमाम अज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप ओवरडू करेंगे, स्पेशली हमारे यहाँ मीठा खाने को सेहत समझा जाता है, जबकि वो कतन ऐसा नहीं है, वो तो दांतों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो ये आपको बैलेंस न्यूट्रिशन का होना और ऑर्गेनिक चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात तो ठीक है, ऑर्गेनिक फूड और वेजिटेबल्स आप जितने लेंगे उनके विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स आपको खुद मिल जाएंगे, बजाय कि हम उसको मेडिकेटेड फॉर्म में लें, और वो भी हमारे ब्लड में शामिल होते हैं नहीं होते, दैट्स अनदर स्टोरी। बट आपके जो अभी तक मुझे बात समझ आई है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों को ब्रश अच्छे से करें, उससे ही कितनी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि आप फिलिंग के लिए जाते हैं, एक बार फिलिंग करवा ली, आफ्टर फ्यू मंथ्स वो फिर ख़राब हो जाती है, आपको दोबारा या तो दांत को निकलवाना पड़ता है फिर, या फिर उसको दोबारा रीफिल करवाना पड़ता है। ये जो फिलिंग है दांतों की, ये क्यों इस तरह से कुछ महीने के बाद ख़राब हो जाती है? देखिए जी, जनरली तो होनी तो नहीं चाहिए। अगर आप किसी ऑथेंटिकेटेड डेंटिस्ट, जनरल डेंटिस्ट के पास गए हैं जो कि क्वालिफाइड इनफ है और वो फिलिंग कर रहा है, तो फिलिंग का लाइफ स्पैन तो अच्छा खासा होता है। कुछ फिलिंग्स जिस तरह अमेलगम वगैरह हैं, जो सिल्वर वाली फिलिंग्स है, तो वो तो 10-10, 15-15 साल चलती हैं। और जो आजकल लेजर लाइट कंपोजिट फिलिंग्स आई हैं, वो भी 4 से 5 साल तो उनकी लाइफ भी होती है। तो ये आफ्टर फ्यू मंथ्स फिलिंग का खराब हो जाना, तो इधर तो डॉक्टर की पार्ट पे कोई गलती है या फिर आपके दांत को फर्दर कोई डैमेज हुआ है। अदर देन दैट तो फिलिंग खराब होने की कोई रीजन नहीं है। ओके, ठीक है। मतलब ऐसा होता है, मुझे था शायद गम्स की हालत की वजह से भी, अगर आपके गम्स ही अच्छे नहीं है तो भी ऐसा होता है कि फिलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दोबारा। फिलिंग तो दांत के स्ट्रक्चर के अंदर है, उसका गम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर के अंदर है, फिर उसकी वजह से करवाना पड़ता है, बार बार फिलिंग करवानी पड़ती है। अच्छा, वैसे अगर कोई ऐसा शख्स जिसको अब घर में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब रात को अगर 12-1 बजे पेन हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल है कि उस टाइम पर मिले डॉक्टर कोई और जाके दिखाया जाए। वो तो ज़ाहिर है सुबह होगी या जब अपने क्लिनिक्स खुलेंगे तब। अगर इमीडिएट पेन बहुत ज़्यादा है विच इज़ नॉट बियरेबल, अक्सर ऐसा होता है कि उसकी वजह से कान में, गले में, साथ में सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दांत का दर्द इतनी बुरी चीज़ है, तो क्या रिकमेंडेशंस हैं उन लोगों के लिए कि वो घर में कौन सी ऐसी मेडिकेशन या ऐसी कोई चीज़, कोई टोटका अगर आप बताना चाहें तो? जी, घर में जो जिन लोगों को इमरजेंसी पेन होता है, तो हम तो रिकमेंड करते हैं घर में कोई भी आम पेन किलर्स पड़े हों तो उनकी हम स्टार्ट डोज बता देते हैं कि आप ये ले लें, और फिर क्लिनिक के टाइम तक वक्त गुजर जाता है और वो आप आके फिर चेक करवाएं और अपना इलाज करवाएं। वैसे क्लोव ऑयल एक अच्छी होम रेमेडी है, वो आप अगर यूज कर ले तो उससे भी कुछ हद तक अफाका हो जाता है वक्ती तौर पे दर्द के लिए। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारे घर में हर बंदा एक नीम हकीम बना होता है, किसी के भी दांत में पेन है वो फ़ौरन से पहले इंसर्ट और ओमेक्सिल खाकर समझता है कि वक्ती तौर पे अच्छा उसको रिलीफ मिल भी जाता है, लेकिन एक प्रैक्टिस बन जाती है। हर 4 दिन के बाद किसी को दर्द है, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है या नौजवान है, और उनको कहते नहीं बस इंसेट खा लें या ओमेक्सिल खा लें, दांत की दर्द ठीक हो जाएगी। जब ठीक होती है उसके बाद फिर हम अपनी रूटीन में आ जाते हैं। तो ये खुद से जो हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, ये कितनी हार्मफुल है हमारे लिए? ये सेल्फ मेडिकेशन, चाहे वो दांत का दर्द हो चाहे कुछ भी हो, वो हर तरह से ही खतरनाक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उन मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपकी बॉडी पे क्या असर करेंगी। हम उसके लिए कई सालों तक स्टडी करते हैं, उसके बाद जाके हमें प्रैक्टिस करने से ये अंदाजा होता है कि ये मेडिसिन सेफ है, ये देनी चाहिए, ये नहीं देनी चाहिए। तो एक आम आदमी को ये कैसे पता चल सकता है ये कितनी को सेफ है? तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करनी चाहिए, कतई किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई नहीं लेनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने जो मामलात हैं उनको इतना बिगड़ने ही ना दें कि आपको मतलब ये कर करके आपका वो आपके हाथ से ही निकल जाए मामला। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप पहले रेमेडी की बात बता रहे थे कि क्लोव बॉयल,
मतलब लौंग के पानी को उबाल के क्या उसके गरारे करने हैं या लौंग दांतों में चबाना है, वो क्या आप बता रहे थे, अगर आप उसको थोड़ा खुल के बता दें। क्लोव ऑयल बेसिकली वैसे तो घर में अक्सर क्लोव ऑयल पड़ा भी होता है, या आप लौंग खुद बजाते खुद लौंग को अगर थोड़ी देर के लिए चबा लेंगे तो वक्ती तौर पे आपको रेमेडी देगा, थोड़ी देर के लिए आपका दर्द नम करेगा। लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि आपके दर्द की नौयत कैसी है। अगर वो बहुत एक्सटेंसिव है तो शायद वो उतना असर ना करे, उसके लिए फिर आपको मेडिकेशन पेन किलर्स की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए भी आप डॉक्टर्स की इमरजेंसी फोन्स अवेलेबल होते हैं, आपको पूछ लेना चाहिए कि हमें कौन सी दवाई वक्ती तौर पे लें कि हमारा टाइम गुजर जाए। अच्छा, वाइटनिंग के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं अगर घर में कोई अपने, वैसे तो हमारे एशियन के तो वैसे भी थोड़ा सा 1 टोन थोड़ा हम डार्क ही होते हैं, येलोइश टोन में आता है, कंप्लीट वाइट तो होते भी नहीं है, लेकिन कैसे इसको टोन को बेहतर किया जा सकता है। दूसरा, टूथपेस्ट कौन सा रिकमेंड करेंगे आप, क्योंकि अक्सर हमने तो एड्स में देखा है टूथपेस्ट में नमक है। अब ये नमक का दांतों का और टूथपेस्ट का क्या लिंक है, ये भी थोड़ा समझा दें। देखिए जी, नमक से मुराद बेसिकली मिनरल्स होते हैं। जो आपके फ्लोराइड रिक्वायर्ड है आपके लिए कोई ऐसा मिनरल रिक्वायर्ड है जो कि कैल्शियम रिक्वायर्ड है, तो वो उसके अंदर टूथपेस्ट की इंग्रेडिएंट्स में शामिल होता है। किसी भी ब्रांड का नाम लेने से तो बेहतर है मैं आपको ये बताऊं कि FDA अप्रूव्ड जितने भी टूथपेस्ट हैं जो कि FDA की स्टैंप के साथ अवेलेबल है मार्केट में, वो ऑल सेफ हैं। और कोशिश करें कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। मेडिकेटेड सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। हम जितने भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं उनको उठा के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। अच्छा, लेकिन और दूसरी बात जी सर, जी मुकम्मल करें प्लीज। अब मैं दूसरी बात, जब वाइटनिंग की बात कर रही थी, तो वाइटनिंग बेसिकली मैं तो होम प्रोडक्ट कभी भी कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए हमारे इन ऑफिस ब्लीचिंग है या होम ब्लीचिंग की टेक्निक्स है हमारे पास, वो आप किसी भी अपने अच्छे जनरल प्रैक्टिशनर से मुस्तनद से आप राब्ता करें, वो आपको वाइटनिंग की रेमेडीज बता देगा। अच्छा सर, मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है डॉक्टर साहब, अब पता नहीं आप इसको ज़्यादा बेहतर जान सकते होंगे, हमारे अर्बन एरियाज़ में तो नहीं, लेकिन रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोग अभी भी, इवन इनफैक्ट अर्बन एरियाज़ में मसवाक यूज़ करते हैं, मंजन यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर मैंने ये देखा सर, उनके दांत भी बड़े मजबूत रहते हैं और बड़े अच्छी खासी एज के लोग होते हैं। सर, ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं? ठीक है, हम टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन उन लोगों को, मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वो शायद उनके दांत हमसे ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो ये चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं, मसवाक है या ये मंजन्स हैं डिफरेंट किस्म के, ये भी ठीक है सेहत के लिए, कर लेने चाहिए? देखें जी, जहां तक तो मसवाक की बात है तो वो तो सुन्नत नबवी है, ठीक है। ये मंजन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मसवाक एक ऑर्गेनिक वे ऑफ टूथ ब्रशिंग है, ठीक है जी, जो कि आज से 1400 साल पहले हमारे नबी पाक ने ये तरीका बताया। उनका मकसद भी यही था, लोगों को ये अवेयरनेस देना कि आपके दांत कितने ज़रूरी हैं और इनका ख्याल आपको रखना चाहिए। तो उसके मसवाक तो सुन्नत के तौर पे भी करना चाहिए और उसके ऑब्वियसली फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके दांतों को मजबूत भी बहुत ज़्यादा करता है। तो जहाँ तक बाकी आप कह रहे हैं दांत, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनके दांत ठीक होते हैं, तो उनकी वजह जहाँ मसवाक करना है वहाँ ऑर्गेनिक डाइटरी इंटेक भी है। वो जो भी चीज़ें खाते हैं वो खालिस होती हैं, ग़िज़ा उनकी खालिस है। वो जो चीज़ खा रहे हैं वो मिलावट से पाकशुदा है, वो प्रोसेस्ड फूड नहीं है। आप अपनी डेली रूटीन फूड में देखें आप क्या खा रहे हैं। आपके जो डाइनिंग टेबल के आइटम्स हैं उनमें 90% तो प्रोसेस्ड आइटम्स हैं। तो आप उन प्रोसेस्ड आइटम्स के साथ हेल्थ को मेंटेन करना इज अ बिग चैलेंज। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुएब महमूद साहब, जो कि डेंटिस्ट थे और हमें मुफीद मशवरे दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और दांतों की सफाई, दांतों का ख्याल रखना ओवरऑल आपके पूरे सेहत पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आते हैं, बहुत अच्छा। वैसे ये बात आपकी ठीक है, मिसवाक करना और मंजन, मैंने भी ये नोट किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मिसवाक करते हैं, ख़ास तौर पे उनके दांत बड़े मजबूत होते हैं। बड़े अच्छा, वैसे भी बीइंग मुस्लिम सुन्नत अमल जो भी होगा वो आपकी ईमान के लिए तो है ही, वो आपके लिए मेडिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर ये भी एक चीज़ है ना कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी डाइट ऑर्गेनिक होती है। हमारे यहाँ हर चीज़ तो प्रोसेस्ड होती है, तो
तो फिर दांतों पे घूम फिर कर फिर बेकरी आइटम्स हैं, फिर हम जो शहर के लोग हैं वो शायद मीठा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे दांतों के लिए डैमेज होती हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी जो बच्चे हैं वो तो खूब जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनकी मंडे से छुट्टियां स्टार्ट हो जानी थी और वालिदैन जो है ना उनके लिए बच्चे इस वक्त दर्द सर होंगे, डबल खिदमत करनी हो चुकी है। पहले तो बच्चों को ये था कि स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, उसके बाद जो है ना पेरेंट्स वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते थे, लेकिन अब जब बच्चे घर पर हैं और फिर स्कूल भी नहीं जाना। अच्छा, सर्दियों की छुट्टियों में हमें जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता था ना, सर्दियों की छुट्टियों में आपको पता है सुबह सबसे मुश्किल काम जो सर्दियों में होता है वो सुबह उठना होता है, अपना नर्म और गर्म बिस्तर छोड़कर फिर स्कूल की तैयारी करना। तो सर्दियों की छुट्टियों की सबसे अच्छी चीज़ यही हमें फैसिनेट करती थी कि आराम से नींद पूरी करेंगे और सुकून से सोएंगे। तो ये सर्दियों की छुट्टियां बड़ी गनीमत है। छुट्टियों में एक और बड़ा मजा आता था, ड्राई फ्रूट आ जाते हैं, सब बैठ के मूंगफली खाते थे सारे रात। अच्छा, वो ड्राई फ्रूट जो है ना वो सबको जोड़ने का भी बाइस बनते हैं। नट्स आप रख लें पास और सारी रात गप्पे मारें, साथ में खाना खाएं और उसके बाद फिर सुबह आराम से सोकर उठें। हमसे पूछे सुबह उठने की तकलीफ, जब सुबह उठ के ऑफिस के लिए आना पड़ता है, बाकी लोग घर वाले सो रहे होते हैं हाँ। और आप अकेले खुद से तैयार हो रहे हैं, खुद से नाश्ता भी करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए आ जाते हैं, बट हाँ बच्चे तो गनीमत है सर्दियों की छुट्टियां। बच्चे तो उठते थे ना, ये तो अब अभी जाकर ऐसा। अब मुझे तो, मैं जब घर से मैं कहती थी, मैंने भी स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है, मैं भी बच्चों के साथ स्कूल जाती और उनकी छुट्टी के साथ वापसी होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों की छुट्टियों के साथ गवर्नमेंट अनाउंस करे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी सर्दियों की छुट्टियां दी जाएं? नहीं, जो गवर्नमेंट के होंगे मुलाजमीन, एक तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी होना चाहिए। मसीही बरादरी जो है उनके क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर ईव है, तो उनको तो छुट्टियां होंगी। आई थिंक उसके साथ गवर्नमेंट लेवल पर भी आई थिंक मे बी विंटर्स हॉलीडेज हों, आई थिंक सो। नहीं तो मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, अपने मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। काश कोई ऐसा भी हो कि हमें भी वो सर्दियों की छुट्टियों से महसूस होने का मौका मिले। ईद यहाँ पर गुजार लेते हैं तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ईद तक तो हमारी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बट फिर भी आप ये देखेंगे हफ्ता इतवार 2 छुट्टियाँ होती हैं आपके पास, फिर भी इसका शुक्र करना चाहिए 2 छुट्टियाँ होती हैं हमारे पास। और 2 छुट्टियों में तो वैसे भी इन छुट्टियों का एक ही फ़ायदा है कि आप नींद पूरी कर सकते हैं, क्योंकि स्मोक ने बच्चों की तो सैर सपाटों पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। दिन तो खत्म हो जाता है ऐसे, आप सोए 12-1 बजे उठे और 4 बजे से बाद अंधेरा है, तो आपके पास 3-4 घंटे का दिन होता है। तो ये है कि दिन तो बहुत छोटे हो गया, लेकिन रातें जो है वो तवील हैं। तो उसको अच्छा, बच्चों की ना बहुत सी आदतें आप चेंज कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ने की तरफ उन्हें लगा सकते हैं। बच्चे जो कुरान मजीद जिन्होंने पढ़ लिया है वो अपनी दौड़ाई कर सकते हैं इस पूरे जो 15-20 छुट्टियां आपको मतलब उसको कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि बच्चे भी हमारी तरह होते हैं, नींदें पूरी करते हैं, सैर सपाटे करते हैं। नाज़रीन, हम भी आपसे छुट्टी चाहेंगे। अब कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।